इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे हमारा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति में 5वां अध्याय राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाओं में अपने राजस्थानी चित्रकला, उनकी विशेषताएं, चित्र शैलियों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, ये अपन ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिए थे। आज मारवाड़ स्कूल यानी मारवाड़ शैली को अपन पढ़ने जा रहे हैं। इस मारवाड़ शैली के अंतर्गत अपन जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों की जो शैलियाँ हैं, इस मारवाड़ स्कूल में या मारवाड़ शैली के अंतर्गत जो उप शैलियाँ हैं वो इसमें अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ शैली। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जाता है। तो मारवाड़ क्षेत्र की जो चित्रकला है, इसका वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अलावा और अपन मारवाड़ शैली का जो जिक्र है वो प्रभाव कहाँ कहाँ देख सकते हैं। जैसलमेर, नागौर और अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तो ये बात तो अपन कल वाली क्लास में भी बात कर ली थी कि मारवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सी उप शैलियां थी। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसने मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया गया है, तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने। यह प्रश्न यूँ आ जाए कि श्रृंगधर का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो बता देंगे पश्चिमी क्षेत्र या मारू देश से रहा है। श्रृंगधर ने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाले चित्रकार कौन थे, तो आंसर हो जाएगा अपना श्रृंगधर। मारवाड़ शैली की बात करें तो इनके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहार कालीन औद निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। कल अपन ने देखा था कि राजस्थानी चित्र शैली में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ, 1060 ईस्वी के औद निरुक्ति वृत्ति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी 1060 ईस्वी में जैसलमेर से मिले थे। तो ये औद निरुक्ति वृत्ति ये प्रतिहार कालीन है, ठीक है। जो मारवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र ग्रंथ है ये, जहां मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण, यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है, ठीक है। तो मारवाड़ शैली के अंदर प्रेमाख्यान पर ज़्यादा चित्रण किए गए हैं। इस मारवाड़ शैली की उप शैली में पहली शैली देख रहे हैं जोधपुर शैली। जोधपुर शैली मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। तो आ जाए कि जोधपुर शैली का जो विकास है वो किसके समय आरंभ हो रहा है, तो मालदेव के समय आरंभ हुआ है। मालदेव के काल की यानी इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें
चोखेलाव महल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होता है। तो प्रश्न आ जाए कि चोखेलाव महल तथा उत्तराध्ययन सूत्र ये कौन सी शैली से संबंधित चित्र है, तो बताएंगे जोधपुर शैली के चित्र है चोखेलाव महल और उत्तराध्ययन सूत्र। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, तो भागवत जो है अपन ने मेवाड़ में भी देखा था और मारवाड़ में 1610 में यहाँ चित्रित किया गया है। फिर आगे बात करें तो एक तो आपको जोधपुर शैली का विकास जो है किसके समय हुआ है, तो मालदेव के समय। चोखेलाव महल चित्रित उत्तराध्ययन ये नाम ध्यान रखना है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित किया गया है। तो प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ शैली में या जोधपुर शैली में 1623 ईस्वी में किस चित्रकार के द्वारा रागमाला चित्रावली चित्रित किया गया, तो अपना आंसर आ जाएगा वीर जी के द्वारा। देखो अमर सिंह के समय भी अपन ने रागमाला देखा था, वो केवल रागमाला चित्र है। रागमाला मेवाड़ में देखा था अमर सिंह प्रथम के समय। यहाँ पर है रागमाला चित्रावली। तो रागमाला चित्रावली चित्रित जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया, वीर जी के द्वारा। वीर जी है और कब किया गया है, तो 1623 ईस्वी में। और किसके लिए चित्रित किया गया, तो वीर पुरुष पाली के वीर प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए ये चित्रित किया गया है। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये वीर जी वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर आगे बात करते हैं जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आता है। जोधपुर के शासक हुए महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के शासन काल को मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल मानते हैं। एक तो जसवंत सिंह का और एक आगे मान सिंह का, इनका शासन काल जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो जसवंत सिंह के समय की बात करें तो कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव जसवंत सिंह के समय इस काल में ही दिखाई देता है। उसके बाद महाराजा अजीत सिंह आते हैं। जसवंत सिंह का एक पुत्र था महाराजा अजीत सिंह। उनके शासन काल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं। बहुत सुंदर और जैसे लगते हैं कि उनमें चित्रों में प्राण है, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। अभय सिंह के अजीत सिंह के बाद में अभय सिंह बनते हैं। तो अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य करते हुए कब चित्रित किया गया है, 1725 में, जो आज भी मेहरानगढ़ जो म्यूजियम है जोधपुर में एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि महाराजा अभय सिंह का नृत्य करते हुए जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया है, डालचंद के द्वारा बनाया गया। कब बनाया है, 1725 में। फिर आ रहा है महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह जोधपुर के शासक बने थे। 1803 से लेकर के 1843 तक मान सिंह का शासनकाल रहता जोधपुर में। मारवाड़ की चित्रकला को
चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था मान सिंह ने। मान सिंह जी नाथ संप्रदाय के, ये नाथ संप्रदाय का जो है फॉलोअर्स था, अनुयायी था, और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर, महामंदिर का निर्माण भी मान सिंह ने जोधपुर में करवाया था। सन्यासी राजा कहते हैं मान सिंह को, एकमात्र सन्यासी राजा। कौन से राजा को जोधपुर का सन्यासी राजा कहते हैं? तो मान सिंह को कहा जाता है। तो नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा मान सिंह ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए थे, कई सारे चित्र बनवाए थे। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये प्रमुख जो है चित्रकार हुए थे। तो क्या क्या नाम ध्यान रखोगे? अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास और माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास भाटी। ठीक है, ये 2-3 भाटी नाम आप याद रखोगे। ये जोधपुर शैली के चित्रकार है। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों ने मारवाड़ की चित्रण परंपरा को चरमोत्कर्ष पर देखा जा सकता है। तो दाना भाटी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि दाना भाटी का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? तो जोधपुर चित्र शैली से है। और इनका संबंध किससे रहा है? तो फिर बताएंगे, जोधपुर के महाराजा मान सिंह से हैं। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानों में डोला मरवण और मुमल जो महेंद्र, लोदरवा की राजकुमारी मुमल और अमरकोट का राजकुमार महेंद्र, इनके प्रेमाख्यान रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे हैं। तो प्रश्न आ जाए कि डोला मरवण, मुमल महेंद्र, रूपमती, ठीक है, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, ये कौन सी चित्र शैली की निजी विशेषता रही है? तो जोधपुर शैली की निजी विशेषता रही है। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े, गठीले बदन के, गल मुंछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, लाल फूदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। बादाम सी आंखें, मेवाड़ की कौन सी आंखें देखी थी? मेवाड़ की आंखें देखी थी मीनाकृत आंखें देखी थी मेवाड़ की। और जोधपुर में कौन सी आंखें हैं? बादाम सी आंखें हैं। ठीक है, तो एक साथ में अभी बता दूंगा कि आप चाहो तो नोट कर लेना। 4 जो है क्षेत्र की अलग अलग जो किस प्रकार की आंखों का प्रयोग किया गया, वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप नोट कर लेना, अभी मैं बताऊंगा। ऊंची भाग जोधपुर शैली की निजी देन है। और मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य जो स्थानीय विशेषता, लाल और पीले। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल होता है। चित्रों में खंजन पक्षी को भी बेखूबी दर्शाया गया। तो कौन सी चित्र शैली में खंजन पक्षी को दर्शाया गया है? तो मारवाड़ या जोधपुर चित्र शैली में इसको दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये अपन ने जोधपुर शैली देखी थी। आप सिलेक्टेड चीज ही याद करना चाहते हैं, वो चीज याद रखते हैं। तो जोधपुर में एक तो आप किसके समय आरंभ हुआ? तो मालदेव के समय आरंभ हुआ। चोखेलाव महल और उत्तरायण चित्र, ये इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ है। कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो ये जोधपुर चित्र शैली से है। उसके अलावा फिर वीर जी का ध्यान रखना, 1623 में वीर जी ने रागमाला चित्रावली। फिर जसवंत सिंह के समय काफी विकास होता है। जसवंत सिंह का समय
जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल है, जसवंत सिंह और मान सिंह का समय। फिर उसके बाद में आप अभय सिंह का ध्यान रखना। अभय सिंह का जो चित्र बनाया गया है नृत्य करता हुआ, किसने बनाया है? लालचंद ने। मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनवाए थे। और चित्रकारों का भी नाम ध्यान रखना, अमरदास भाटी, दाना भाटी तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। फिर उसके अलावा आप डोला मरवण और मुम्मल महेंद्र, इनके प्रेमाख्यान पर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, और बादाम सी आंखें। तो मैं बता रहा था, आप चाहो तो इनकी जो आंखें हैं, एक प्रश्न और आता है कि पंचतंत्र चित्रांकन इसमें नहीं आया था, देख रहा था आ जाए तो ठीक है, नहीं आया है। तो पंचतंत्र चित्रांकन किस शैली का विषय रहता है या किस शैली का चित्र है पंचतंत्र चित्रांकन? तो आप बता देना, जोधपुर शैली का, मारवाड़ का। ठीक है, फिर मैं आपको आंखें बता रहा था कि किस किस शैली में किस प्रकार की आंखों का प्रयोग किया गया है। तो आप एक साथ उनको नोट करना चाहो तो आप नोट कर लेना। हाँ, ये थे, अपन यहाँ तक पढ़ लिया था। खाली जगह है तो यहाँ खाली है, यहाँ लिख देता हूँ। देखो, मेवाड़ का आ जाए तो मेवाड़ में ध्यान रखोगे मीनाकृत, मीनाकृत मछली के समान, मीनाकृत सी आंखें हैं मेवाड़ में। जोधपुर में भी अपन ने कौन सी बात की थी? तो सर जोधपुर में की थी बादाम सी आंखें, बादाम सी आंखें। ठीक है, किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ में किस प्रकार की आंखों को दर्शाया गया है? तो कमल के समान, कमल व खंजर जैसी, खंजर जैसी आंखें हैं। और कोटा में ध्यान रखना, कोटा चित्र शैली में किस प्रकार की आंखें दर्शाई गई है? तो मृग के समान, मृग के समान आंखें दर्शाई गई है। ठीक है, तो मेवाड़ में मीन के समान है, जोधपुर में बादाम, किशनगढ़ में कमल खंजर जैसी और कोटा में मृग है। ओके, मेवाड़ में मछली का ध्यान रख ही लेना आप। जोधपुर में बादामी संगमरमर वैसे है ही है तो बादामी हो ही जाएगी। किशनगढ़ का कमल ही है और कोटा में जो शिकार करते हुए बताया गया हिरण का शिकार, आगे पढ़ेंगे अपन। तो फिर कोटा में कौन सी हो जाएगी? मृग के समान, हिरण के समान है। हाँ, अगली शैली की बात कर रहे हैं। मारवाड़ शैली के अंदर एक उपशैली आ रही है बीकानेर शैली, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। यहाँ के जो शासक हुए बीकानेर के राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण इस शैली का प्रारंभिक चित्र मिलता है। तो प्रश्न आ जाए कि बीकानेर चित्र शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा है? बीकानेर चित्र शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा है? तो बताएंगे भागवत पुराण। और यूं प्रश्न आ जाए कि बीकानेर चित्र शैली में भागवत पुराण चित्र किसके समय चित्रित किया गया? तो फिर आप राय सिंह बताएंगे, बीकानेर के महाराजा राय सिंह। हाँ, बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर के, क्योंकि ये मुगलों का सेनापति था, राय सिंह के पिताजी कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में भेज दिया था। तो वहां पर राय सिंह जो है मुगल कलाकारों से काफी प्रभावित हुआ और कुछ को अपने साथ ले आया था। उनमें उस्ता अली रजा, उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये अली रजा नाम ध्यान रखोगे, अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन ये किसके समय चित्रकार बीकानेर आए थे? तो राय सिंह के समय। उस्ता अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन इंपॉर्टेंट है।
रुकनुद्दीन कई बार पूछा हुआ है। इन्हीं दो कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव होता है। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष योगदान रहता है। बीकानेर चित्रकला पर दो परिवारों का विशेष योगदान रहता है, जिसमें एक तो मथेरण परिवार, ठीक है। तो एक तो आप मथेरण कला इसे याद कर लेना। मथेरणा कला कहाँ की है? तो मथेरणा कला बीकानेर की है। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्ध हस्त थे। और तो मथेरण परिवार जो है वो किस प्रकार की कला में सिद्ध हस्त थे? तो जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में थी। तो दो परिवार हो गया, एक तो मथेरण परिवार हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? उस्ता परिवार। उस्ता परिवार, तो उस्ता कला कहाँ की है? तो उस्ता कला भी बीकानेर की है। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार में ऊंट की खाल पर सोने का जो चित्रण करके उस्ता कला विकसित की है। उस्ता कला कहाँ की है? तो बीकानेर की है। और उस्ता कला में क्या होता है? तो ऊंट की खाल पर सोने का जो चित्रण किया जाता है, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण, वो ही अपने उस्ता कला कहलाती है। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया था। अकबर भी उस्ता कला से इतना प्रभावित था कि अपने दरबार में उनको सम्मानजनक स्थान देता था, उस्ता कला के कलाकारों को। चले आगे बात करते हैं। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप जो है अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। तो अनूप सिंह जी कहाँ के शासक है? बीकानेर के अनूप सिंह जी। औरंगजेब इनको महाबराती की उपाधि दी थी, हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन आगे। हाँ, तो इनके समय प्रसिद्ध कलाकार में रामलाल है, अली रजा है, हसन आदि नाम आता है। रामलाल, अली रजा और हसन, ये किनके समय है? अनूप सिंह के समय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं पर संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए थे। इस समय ये शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। मतलब बीकानेर चित्र शैली का जो स्वर्ण काल कहा जाता है, वो किसके समय को कहा जाता है? तो अनूप सिंह जी के समय को बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, जिनकी रंगत ही अलग थी। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव से फलस्वरूप इकेरी, तनवंगी, कोमल ललाओं का अंकन, नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया। शाहजहां औरंगजेब की शैली की पगड़ियों के साथ साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस, मिथुन की नयनाभिराम आकृतियां भी इस शैली की विशेषता है। और यहाँ फवारों, दरबार के दृश्यों में दक्षिण शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब यदि आप सिलेक्टेड चीज याद करना चाहते हैं इनमें से, तो आप एक चीज तो ये याद रखोगे कि जो आरंभ है वो किनके समय हो रहा है? तो राय सिंह के समय। और पहला बीकानेर चित्र शैली का पहला जो चित्रित ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण। किसके समय? राय सिंह के समय। और राय सिंह जी दो कलाकार लेकर के आए थे, उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन नाम ध्यान रखोगे। उसके अलावा आप दो परिवार रहे थे बीकानेर चित्र शैली में। दो परिवार कौन कौन से? एक तो मथेरण परिवार है और दूसरा है उस्ता परिवार है, ठीक है। तो मथेरणा कला, उस्ता कला दोनों बीकानेर की है। फिर उसके बाद उस्ता कला क्या होती है? तो ऊंट की खाल पर सोने का जो चित्रांकन किया जाता है वो उस्ता कला होती है। फिर बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह के समय है। कलाकार का नाम रामलाल, अली रजा, हसन आदि नाम है। ये आप इतना ध्यान रख सकते, बाकी आप
एक दो बार आप पढ़ोगे आपको आराम से याद हो जाएगा। मारवाड़ शैली की उपशैली अगली आ रही है किशनगढ़ शैली। सबसे पहले जो प्रश्न आता था वो किशनगढ़ से आता था। किशनगढ़ शैली को ही पढ़ के जाते थे लोग बाग, ज्यादातर है तो किशनगढ़ और बूंदी शैली को पढ़ के चले जाते थे, अपना काम बन जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे दूसरी शैली से भी पूछने लग गए हैं, तो अब सारे को ही पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट है किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली में किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ की, जो मालदेव था, मालदेव का बेटा मोटा राजा उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह का बेटा किशन सिंह है। किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी, नींव डाली थी। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है इस पर, के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ। यहाँ पर राधा कृष्ण के जो चित्र है इस पर बनाए गए हैं, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय एक तो नाथद्वारा शैली में देखा है, एक किशनगढ़ शैली में देख रहे हैं, आगे और पढ़ेंगे कोटा चित्र शैली में भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ेगा। तो कौन कौन सी चित्र शैलियों पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, यानी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, तो एक तो नाथद्वारा शैली हो गया, किशनगढ़ शैली पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, और आगे कोटा शैली भी पढ़ेंगे तो उसमें भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। किशनगढ़ शैली की बात हो, किशनगढ़ चित्र शैली का नाम आते ही दिमाग में कौन आता है? राजा सावन सिंह, जिनका शासनकाल रहता है 1748 से 1764 तक है। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है सावन सिंह को, और सावन सिंह नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध है, उपनाम से जाना जाता है नागरीदास के नाम से सावन सिंह को। इनके काव्य प्रेम गायन और बनी टनी के संगीत प्रेम कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। तो यहाँ का जो चित्रकार है मोर ध्वज निहाल चंद, वो इस चित्र शैली को, किशनगढ़ चित्र शैली को सर्वोच्च स्थान दिया था। यहाँ का जो प्रमुख चित्र है बनी ठनी, बनी ठनी सावन सिंह के समय बनाया था। बनी ठनी चित्र को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है, भारत की मोनालिसा। मोनालिसा जो चित्र है विश्व का सबसे बेस्ट चित्रों में माना जाता है, जिसमें मोनालिसा के लिए कहा जाता है कि आप जिस रूप में मोनालिसा को देख रहे हैं, मतलब खुशी होकर के उस मोनालिसा चित्र को देख रहे हैं, तो वो चित्र में भी आपको महिला खुशी से नजर आती है, और आप दुखी भाव में जब उसको देख रहे हैं तो वो महिला भी आपको दुखी ही नजर आती है, ठीक है। तो वो ऐसा चित्र है, बनी ठनी चित्र है, वो भारत के मोनालिसा कहा। और किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने कहा है। एरिक डिक्सन वही है जिन्होंने ब्यावर की स्थापना की थी, एरिक डिक्सन। भारत सरकार ने 1973 में, इन 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया। इसकी सन याद रखना भाई, पूछा हुआ है। बनी ठनी को भारत सरकार द्वारा कब डाक टिकट जारी किया, बनी ठनी चित्र पर कब डाक टिकट जारी किया गया? तो 1973 में है। तो नारी सौंदर्य यहाँ के मतलब विशेषता है, आगे देखेंगे। इस चित्र शैली में पुरुषाकृति, पुरुष की जो आकृति है, लंबा इकेरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत और मूंगिया पगड़ी, जो पगड़ी है जिसमें मोती जड़े हुए हैं, और मोती भी किस कलर के हैं? श्वेत या मूंगिया जड़े हुए थे। उन्नत ललाट है, खंजनाकृत कर्णांत तक खींचे गए विशाल अरुणाभ नयन, नारी आकृति में तनवगी लंबी और गौरवर्ण नुकीली चुंबक, सुरानीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें, आ गई है कमल पंखुड़ी सी आंखें। और आगे बात करें, दूर दूर तक फैली झीलें,
झील है उनमें केली करते हुए हंस, बतख, सारस तैरते हुए ना, तैरते हुए बताए जा रहे हैं, बतख, हंस, बतख के सारस, तैरती हुई नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपनयन, चांदनी रात की, चांदनी रात की, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए कि चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं किस शैली की विशेषता है, तो किशनगढ़ की है। प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सुंदरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। और बनी ठनी, अर्थात बनी ठनी का मतलब क्या है, राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन, बनी ठनी यानी सजी धजी है, राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण है। ठीक है, बनी ठनी नाम आते अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, किशनगढ़ है। इस बनी ठनी में बेसरी, बेसरी जो एक आभूषण है, वो बेसरी आभूषण केवल और केवल किशनगढ़ की चित्र शैली में ही दर्शाया गया है। रंग में बात करें तो सफेद हो गया, गुलाबी हो गया, स्लेटी हो गया, सिंदूरी कलर इसमें प्रयोग किया गया है। चित्रकार, चित्रकार में नानक राम, ये इंपॉर्टेंट है, नानक राम। बाकी मोर ध्वज, निहाल चंद्र, ये सभी को नाम याद रह जाएगा। नानक राम बार बार आता रहता है, तो ज्यादातर जो पूछेंगे कि कौन सा चित्रकार वहां से संबंधित नहीं है, जिसमें ज्यादातर जो प्रश्न आया है, जैसे बीकानेर का दे दिया, बीकानेर के चित्रकारों में कौन सा नहीं है, अलवर चित्रकारों में निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ज्यादातर प्रश्नों में ऑप्शन में क्या मिलेगा, नानक राम मिलेगा। तो नानक राम का विशेष तौर से ध्यान रखना, नानक राम का संबंध कौन सी चित्र शैली से है, तो नानक राम का संबंध किशनगढ़ चित्र शैली से। सीताराम हो गया, सूरध्वज, मूलराज, मोर ध्वज, निहाल चंद्र, ये तो याद है ही है सभी को। बदन सिंह है, रामनाथ, सवई राम, लालड़ी दास, ये किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है। तो किशनगढ़ में आप क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो किशनगढ़ की स्थापना कब हुई 1609 में, किसने की थी, किशन सिंह ने, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, सामंत सिंह का स्वर्ण काल है, ये तो आपको पता ही है, और नागरीदास के नाम से जानते हैं। बनी ठनी चित्र आपको पता ही है, भारत की मोनालिसा कहते हैं। किसने कहा था, एरिक डिक्सन ने कहा था, और 1973 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। और इसके अलावा आंखें कैसी है, जिसका ध्यान रख लेना, कमल पंखुड़ी जैसी है या खंजर जैसी, कमल पंखुड़ी खंजर जैसी आंखें हैं। फिर उसके अलावा चित्रकारों में भी ध्यान रखना, नानक राम जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोर ध्वज, निहाल चंद्र, बदन सिंह, रामनाथ, सवई राम। ओके, आगे बात करते हैं अजमेर शैली। अजमेर शैली की बात करें, राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांवों में लोक संस्कृति और ठिकाने में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा है। ये अजमेर में बिनाई हो गया, सावर, मसूदा और जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान रहा है। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह बाटी, खरवा से लालजी और नारायण बाटी, मसूदा से माधू जी और राम, अजमेर से हो जाते हैं अपने अल्लाह बख्श, अजमेर से अल्लाह बख्श, हुस्ना, साहिबा का नाम ध्यान रखना भाई, ये एक महिला चित्रकार, एक तो नाथ द्वारा में आया था कमला और इलायची, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। अजमेर के चित्रकार महिलाओं में कौन सी महिला चित्रकार है, साहिबा चित्रकार है, स्त्री चित्रकार का विशेष योगदान रहता है। तो जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह बाटी, और खरवा से कौन हो गया, जालजी नारायण बाटी, मसूदा से माधो सिंह और राम। ओके,
जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली में सुंदर उदाहरण है। तो प्रश्न आ जाए कि 1698 ईस्वी में राजा पाबूजी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो 1698 ईस्वी में पाबूजी, राजा पाबूजी का जो चित्र है जूनिया के चांद चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। यही एक ऐसी कलम रही है कि जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म का समान संरक्षण मिला है। कहाँ से मिला है? अजमेर चित्र शैली में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्रय मिला था, बराबर है। हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से और ईसाई धर्म से, तीनों में हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। लकड़ी के किवाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण में यहाँ पर जो मारवाड़ शैली का प्रभाव देखा जाता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता पूर्वक चित्रित किया गया है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता रही थी। ठीक है, पारदर्शी वेशभूषा कहाँ की जो विशेषता रहती है? तो नागौर शैली की निजी विशेषता रहती है। एक बीकानेर में ध्यान रखना, बीकानेर के जो चित्रकार है जब भी चित्र बनाते थे तो चित्र के नीचे तिथि और हस्ताक्षर करते थे। तो प्रश्न आ जाए कि कहाँ के चित्रकार अपने चित्र पर तिथि और हस्ताक्षर करते थे? तो बीकानेर में। ठीक है, वो रह गया था, अब आया दिमाग में, यहाँ नहीं आया था तो बता दिया आपको, उसका भी ध्यान रखना है। पारदर्शी वेशभूषा का ये जो विशेषता है वो कौन सी चित्र शैली की है? तो नागौर चित्र शैली की है। फिर बात करें जैसलमेर शैली का जो विकास मुख्य रूप से महारावल हरराज, अक्खे सिंह और मूल राज के संरक्षण में हुआ है। जो जैसलमेर शैली है, जैसलमेर शैली का विकास किसके समय हो रहा है? हरराज बाटी, जिन्होंने 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी। अक्खे शाही सिक्के चलाए थे इन्होंने, तो पता होगा आपको, जैसलमेर में अक्खे शाही सिक्के चलाए थे। मूलराज जी के समय तो जैसलमेर का पहला शाखा हुआ था। ये मूलराज जी सेकंड है, जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। जैसलमेर का शासक जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की, इनके समय संरक्षण मिला। मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। मुमल लोधरवा की राजकुमारी थी, बताया था आपको, और उनका प्रियतम अमरकोट का महेंद्र। यहाँ की चित्र जो है मुमल जो चित्र है, मुमल जो राजकुमारी थी उनके श्रृंगार का जो चित्रण किया गया है। और जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता ये रही है कि इस शैली पर ना तो मुगलों का प्रभाव पड़ा है ना जोधपुर शैली का, यानी मूल रूप से वही रही है। ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिस पर किसी भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी शैली का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है? तो फिर बता देना जैसलमेर में न तो मुगलों का प्रभाव पड़ा, न जोधपुर का प्रभाव पड़ा, न अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा। ये एकदम स्थानीय शैली है। ठीक है, तो इस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे बात करें, जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में गाणेराव एक ठिकाना है। गाणेराव पाली में है। वैसे जोधपुर के दक्षिण में स्थित गाणेराव एक ठिकाना है। चित्रकार में नारायण हो गया, गाणेराव में नारायण हो गया। छज्जू कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया है, जिसे गाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ के चित्रकार कौन हो गए? नारायण हो गया, छज्जू हो गया और कृपाराम जी। नारायण, छज्जू, कृपाराम जी। गाणेराव पाली में एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? मूछला महावीर मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें भगवान महावीर स्वामी के मूछे हैं। तो मूछला महावीर का मंदिर कहाँ है? गाणेराव पाली में ही है। चलिए आगे बात करते हैं कि नई स्कूल आ रही। अभी अपन ने कौन सी देखी थी? अपन ने स्टार्ट किया था मारवाड़ शैली से। मारवाड़ शैली में
किस किस को देखा था अपन ने? बीकानेर शैली को देखा है, किशनगढ़ जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ को देखा है। ठीक है, तो किशनगढ़ में मैं आपको बताया था कि इनके समय ये चित्रकार हुआ था, वो ध्यान रखा। उसके अलावा यदि आप एक्स्ट्रा याद रखो तो ये जो शैली है कांगड़ा शैली और ब्रज शैली से ज्यादा प्रभावित हुई है। कौन सी चित्र शैली? कांगड़ा शैली व ब्रज शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई है, तो बता देना किशनगढ़ शैली, ब्रज शैली और कांगड़ा शैली से प्रभावित हुई। उसके बाद में अजमेर देखा था। अजमेर में जो साहिबा है उसका नाम विशेष तौर से ध्यान रखना, पूछा हुआ प्रश्न है साहिबा। फिर नागौर का इनका देख लिया अपन ने। अगले स्कूल की बात कर रहे हैं हाड़ौती शैली। हाड़ौती स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हाड़ौती स्कूल में, हाड़ौती शैली में चौहान वंशीय हाड़ा का प्रभुत्व शैली कौन कौन सी रही है? बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा है, इसीलिए इसे हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। चौहान शासक हाड़ों का यहाँ पर प्रभाव रहा था। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें पहली शैली पर बात कर रहे हैं बूंदी शैली है। बूंदी शैली पशु पक्षियों की चित्र शैली के नाम से जाना जाता है बूंदी शैली को। चलो जी, बूंदी शैली में चित्रकला की, बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित रही है। ये जो बूंदी शैली है ये किससे ज्यादा प्रभावित रही है? मेवाड़ चित्रकला से। ठीक है, समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र देखने को मिल जाते हैं। जिसमें बात करें राव शत्रुसाल, जिसको छत्रसाल हाड़ा भी कहते हैं, के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। शत्रुसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनाया था, बूंदी में रंग महल बनाया। तो प्रश्न आ जाए कि बूंदी में रंग महलों का जो है रंग महल चित्र शैली, उसकी स्थापना किसने की थी? शत्रुसाल ने। जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध भाव सिंह और उनके पुत्र भाव सिंह और उनका बेटा अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशन में दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया था, और जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव भी समाविष्ट होता है। फिर एक शासक हुआ था, उसका नाम आगे देखते हैं, उमेद सिंह आ गया, नहीं आया नाम। यहाँ का शासक था रतन सिंह। बूंदी शैली का एक शासक था रतन सिंह जो की शैली से प्रभावित होकर के जहांगीर ने रतन सिंह को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। सर बुलंद राय की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी। किसको दी थी? तो बूंदी के शासक रतन सिंह को दी थी। फिर आगे बात करें, यहाँ पर एक चित्रशाला, देखो रंगमहल का नाम आ जाए तो रंगमहल में तो आप शत्रुसाल हाड़ा बताओगे या छत्रसाल हाड़ा, और एक है चित्रशाला। रंगशाला और चित्रशाला दोनों अलग अलग है। रंगशाला की स्थापना शत्रुसाल, और चित्रशाला उमेद सिंह के समय स्थापित की गई है। उमेद सिंह का शासनकाल चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करता हुआ जो चित्र बनाया गया है 1550 ईस्वी में, राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र है यहाँ पर चित्रशाला में। राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में एक नया मोड़ आता है, जिनमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों का। प्रश्न आ जाए कौन सी चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है, तो बताएंगे बूंदी चित्र शैली को। सतरंगे बादल, जलाशय आदि का चित्रण बहुत विस्तार से यहाँ पे किया गया है। बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर जो पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख्य गोलाकृति और चिबुक पीछे की ओर छोटी झुकी हुई है। आकाश में उमड़ते हुए काले
कजरारे मेघ, बिजली की कांद और घनघोर वर्षा, नदी में उठती हुई जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते हुए मोर। यहाँ से पूछा हुआ प्रश्न है, नाचता हुआ मोर किस चित्र शैली में ये चित्र बनाया गया, नाचता हुआ मोर? तो आप बताओगे नाचता हुआ मोर बूंदी चित्र शैली में। एवं कलाबाजी दिखाते हुए वानर है ना, कुदकते पेड़ों पर कुदकते हुए वानर है, पहाड़ों की तलहटी में विचरण करते हुए वन्य जीव को यह चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया। आ गया यहाँ पे तो प्रश्न आ जाए कि कौन सी चित्र शैली में पशु पक्षियों का विशेष महत्व दिया गया है? तो बूंदी शैली में। स्थापत्य का राजपूती वैभव, श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगुला, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। एक सोने चांदी का भी प्रयोग किया गया, सोने चांदी रंगों का प्रयोग किया गया है किसमें? तो बूंदी में। इसमें शायद नहीं दे रखा है, आएगा तभी देख लेंगे। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्रकार यहाँ पे चित्रकार रहे थे। और इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो चित्रकार में सुरजन नाम याद रहिएगा। सुरजन नाम का तो और कहीं आया नहीं, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सुरजन, जैसे सुरजन हाड़ा भी हुआ था, सुरजन हो गया, सुरजन हाड़ा कोटा कहते शासक है ना। सुरजन, अहमद अली, रामलाल आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। श्री किशन और माधुराम, तो जो अलग अलग जगह पे आया, रामलाल 2-3 जगह आ रहा है, तो वो ऐसे आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन सुरजन और अहमद अली आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो यहाँ से प्रश्न अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट बात करें कोटा शैली। अगली कौन सी शैली आ रही है? कोटा शैली। कोटा शैली में शिकार करते हुए जो महिलाओं को आगे पढ़ेंगे, ज्यादातर प्रश्न वहीं से आता है। तो कोटा चित्र शैली का जो स्वतंत्र अस्तित्व की बात करें तो उसका श्रेय जाता है राम सिंह का शासन काल रहता है, ज्यादा नहीं दे दिया, नहीं है, सही है, 1661 से 1705 ईस्वी को ये कोटा के शासक थे राम सिंह जी। इनके समय कोटा जो है स्वतंत्र चित्र शैली की स्थापना होती है। उसके बाद राम सिंह जी के बाद में भीम सिंह जी आते हैं। महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया था, कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया। फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली को जो चरमोत्कर्ष पहुंचाने का जो काम किया है वो उमेद सिंह के समय को माना जाता है। उमेद सिंह सेकंड है ना। कोटा के मुसविर खार के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ साथ बड़ी वसीलियों पर शिकार का समूह चित्रण कोटा शैली की विशिष्ट प्रधानता दी जाती है। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ था। तो शिकार का जो दृश्य दिखाया गया है, ये जो चित्र है कौन सी चित्र शैली में है? तो कोटा में है। वैसे बूंदी में भी एक चित्र शिकार का दर्शाते हुए उमेद सिंह को सुअर का शिकार करते, जंगली सुअर का शिकार करते हुए बताया गया है, लेकिन ज्यादातर जो शिकार करते हुए जो दृश्य है वो कोटा में देखा जाता है। इस शैली में नारियों को और रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया। कौन सी चित्र शैली में नारियों को और रानियों को भी शिकार करते हुए, महिलाओं को नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो बताएंगे कोटा में। कोटा में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और किसके समय ये चित्र बनाया गया है? उमेद सिंह सेकंड के समय। उमेद सिंह सेकंड, ठीक है। उमेद आप राइटिंग समझ में आ गई होगी, आपको नहीं आई तो एक बार वापस बोल रहा हूं। पूछा हुआ प्रश्न है
सेकंड ग्रेड में आया था यह प्रश्न कि कोटा में महिलाओं को शिकार करते हुए यह दृश्य किसके समय बनाया गया है? तो उमेद सिंह के समय बनाया गया है। इस शैली के चित्रकारों की बात करें तो चित्रकार कौन कौन हो गया? रघुनाथ हो गया, गोविंद राम हो गया, डालू हो गया, लच्छी राम हो गया, डालू इंपोर्टेंट, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद। ये 3 नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। बचा कौन है? 2 या 3 यदि याद कर लिए तो 2 याद हो ही जाएगा। डालू नाम याद हो गया, लच्छी राम जी याद हो गया, नूर मोहम्मद हो गया, तो फिर रघुनाथ और गोविंद राम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी आगे बात करते हैं। स्त्रियों की आकृति का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। पेन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृति का जीवंता प्रदान करता है। पुरुषाकृति में उनके जो वृषभ है कंधे, वृषभ कंधे, उन्नत बोहे, मांसल देह, मुख पर बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसे दाढ़ी मेरे जैसे बड़ी बड़ी रखते थे फुल, मेरे तो और कम है। तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा, मोती जड़ित आभूषण छवि को 4 चांद लगा देते हैं। क्या बात है। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले, नीले रंग को बहुत अच्छे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं झालावाड़ शैली। झालावाड़ शैली की बात करें तो झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण, रामलीला, राजसी वैभव के जो चित्र मिलते हैं उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना भी शेष है। ठीक है, तो अपन ने 2 स्कूलें कंप्लीट कर ली है, 2 शैलियाँ, मारवाड़ शैली और उसकी उपशैलियाँ, और उसके बाद में हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती शैली और उसकी उपशैलियाँ अपन ने देखी है। तो अगली क्लास में अपन बात करेंगे ढूंढार शैली का। और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं और आपसे मोटिवेट हो सकूं और जल्दी से जल्दी ये वीडियो बना करके आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाऊं। तो मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड बाय।